राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने 11 फीचर्स को स्टडी कर लिया है। ये 12th फीचर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखो, इसको हम ना एक एक टर्म करके समझेंगे। यूनिवर्सल का मतलब है एक तरफ से, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एडल्ट का मतलब है 18 और अबव, ठीक है, एज 18 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। फ्रेंचाइज का मतलब है सफरेज। सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो 18 या 18 से ऊपर हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना ये सोचे समझे कि वो मेल हैं, फीमेल हैं, या किस कास्ट के हैं, या किस रिलीजन के हैं, या उनका लिटरेसी रेट कितना है, कितना पढ़े लिखे हैं, या फिर उनके पास पैसा कितना है, हम उन्हें वोटिंग राइट देते हैं, हम उन्हें फ्रेंचाइज देते हैं। ठीक है, अब देखो ये होगा किस केस में, लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो। लोकसभा का इलेक्शन जहाँ पे हम एमपीज को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, और यहाँ से पीएम बनते हैं सेंटर में। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन जहाँ पे हम एमएलएस को चुनते हैं, ठीक है, हाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए चुनकर जाता है और वो सीएम, यहाँ से सीएम बनता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्शंस में जो वोटिंग होगी वो उसका बेसिस क्या होगा, इलेक्शन का बेसिस क्या होगा, इलेक्शन का बेसिस होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कहने का मतलब है हर वो पर्सन जो 18 का हो या 18 से ऊपर हो, वो वोट कर सकता है। ठीक है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये एक तरफ से वोटिंग राइट दिया जा रहा है केवल एज के बेसिस पे। ठीक है, तो क्या ये जो वोटिंग एज है वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, ये वोटिंग एज पहले 21 थी और इसको 21 से 18 किया गया। किसके गवर्नमेंट में? राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट में। ठीक है, हमारे पीएम जो राजीव गांधी थे, तो उन्हें ये लगा कि ये जो एज है ना 21, काफ़ी लोग इससे छूट रहे हैं, क्योंकि 18 एक एज ऐसी होती है कि जनरली उस टाइम पे बच्चे स्कूल लेवल छोड़ चुके होते हैं और वो ग्रेजुएशन में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पर इतनी समझ हमारे अंदर आ जाती है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे चुने, हम एमपी किसको चुने या एमएलए हम किसको चुने, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, इनकी गवर्नमेंट में ऐसा क्या हुआ, 21 से 18 एज कर दी गई वोटिंग की। ठीक है, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ? तो ये अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। ओके, और ये हुआ कब? 1989 में। ईयर याद रखिएगा, 1989 में हुआ। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ओके, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये डिसीज़न कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी उस वक्त, और सोशल इनइक्वालिटी बहुत थी, सामाजिक तौर पे अनटचेबिलिटी फैली हुई है ना, लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, कास्ट के नाम पे इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हर तरह से। तो इस लेवल पर इंडिया था, उसके बाद भी उसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देना, लोगों पर ये भरोसा करना कि लोग इतनी गरीबी से जूझते हुए भी, सोशल इनइक्वालिटी से जूझते हुए भी, इतना कम लिटरेसी रेट होते हुए भी अपने लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं अगर वो 18 से अबव एज के हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कि उन पर उन्होंने ये भरोसा किया, लोगों पर ये भरोसा किया कि आप ये कर सकते हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने हम पर इतना भरोसा कैसे किया, क्या वजह थी उसके पीछे? तो वजह थी ये, पहली वजह कि वो डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस्ड बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी बने जिसका जो बेस है वो बहुत ही ब्रॉड हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बने वो कई लोगों द्वारा चुनी गई हो, वो पीपल्स के द्वारा चुनी गई हो, मतलब वो वोटिंग राइट जो हो वो लोगों के हाथ में हो। पावर किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में पावर हो। वोटिंग राइट एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमें पावर देता है कि हम चाहें तो गवर्नमेंट को पलट सकते हैं। ठीक है,
दूसरा रीज़न था सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ पीपल्स, कॉमन पीपल। जो कॉमन लोग थे जिनकी लगभग कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, शायद और कोई इतना बड़ा राइट नहीं है उनके पास, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, मान लीजिए कल को कोई गवर्नमेंट आ गई और हमारे पास वोटिंग राइट ना हो तो वो अपनी मनमानी करेगी, वो जो चाहेगी वो करेगी, जैसा चाहेगी वैसा व्यवहार करेगी लोगों के साथ। लेकिन ये एक वोटिंग राइट है जो हमें ये अधिकार देता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ उल्टा सीधा किया, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आ रही है जो पीपल्स के फेवर में नहीं है, ठीक है, ये जो जनता के हित में नहीं है, तो हमारे पास ये वोटिंग राइट है कि हम 5 साल बाद उस गवर्नमेंट को पलट सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे लोगों की, उनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, इसलिए एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया हमें, ठीक है। थर्ड रीज़न था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता बनी रहे। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है एक तरफ से, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन ना तो जेंडर के बेस पे होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबको वोटिंग राइट होता है। रिलीजन कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके पास वोटिंग राइट होता है। कोई भी कास्ट हो, सबके पास वोटिंग राइट होता है। कैसा भी लिटरेसी रेट हो, डजेंट मैटर कि आप पढ़े लिखे हो आप नहीं पढ़े लिखे हो, बट आपके पास वोटिंग राइट होगा, ठीक है। वेल्थ कितनी है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, नहीं मैटर करता है, बट आपके पास वोटिंग राइट है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमने इक्वालिटी को फॉलो किया है कि हम सबको एक जैसा देख रहे हैं। कोई इलिटरेट है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है गवर्नमेंट को चुनने का। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है गवर्नमेंट को चुनने का। वो चाहे अंबानी हो, वो भी, उनके पास भी वोटिंग राइट है। वो चाहे एक गरीब आदमी हो, उसके पास भी वोटिंग राइट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को इन्होंने मेंटेन किया। फोर्थ पॉइंट था माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए कोई रिलीजन है या कोई कास्ट है जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। वो माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि वो लोग बहुत कम हैं, है ना। अब माइनॉरिटीज़ में यहाँ केवल कास्ट और रिलीजन नहीं हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे वुमेन की बात की जाए, है ना। तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट बना रहे। अब वो इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ पे या कोई स्टेट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में हैं, बट उनके पास भी तो ये वोटिंग राइट है ना। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने मनपसंद एमएलए या एमपी को चुन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं माइनॉरिटी हूँ, ठीक, तो मेरे पास ये वोटिंग राइट है ना कि मैं जिसको चाहूँगी उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकती हूँ, या हमारे एरिया में लोगों को ये राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। और अगर हम अपने चाहे हुए एमपी को सरकार में भेजेंगे या पार्लियामेंट में भेजेंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर सकता है ना, क्योंकि हमने उसे चुना है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट तो मेंटेन रहेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इस टाइप की पॉलिसीज़ चाहिए तो हम वैसे ही पर्सन को चुनेंगे ना जो उस तरह से सोचता हो या उतना एजुकेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया इन्होंने। फिफ्थ रीज़न था न्यू होप्स फॉर वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस में जैसे मान लीजिए विमेन की बात हम करें, ठीक है, तो विमेन ऐसे पर्सन को चूज़ करेंगी ना जो सोचे फीमेल्स के बारे में, विमेन के बारे में सोचे कि हमें ऐसे स्कीम्स लानी है, या विमेन के एजुकेशन के लिए हमें काम करना चाहिए, या विमेन को इक्वल पे दिलाना चाहिए, ठीक है। तो वो विमेन के इंटरेस्ट के लिए काम करें। जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको हमारी सोसाइटी कमज़ोर समझती है, उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करें, ठीक है। तो ये नई होप है एक, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन्होंने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे दिया, वो इन वीकर सेक्शन के लिए एक नई होप थी कि हो सकता है आगे चलकर हम वीक ना रह जाएं या हम वीकर सेक्शंस में ना रह जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब सोचकर देखो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सोचते कहाँ तक थे, उनका थिंकिंग का लेवल कहाँ था। तो क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? अभी जो इलेक्शंस होते हैं, अब एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं, कहने का मतलब है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो फ्यूचर में एमपी बनेंगे या एमएलए बनेंगे, उनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। किस पे? एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पे आपको एक ऐप मिल जाएगी KYC,
KYC यहाँ नो योर कस्टमर नहीं है, KYC का मतलब है नो योर कैंडिडेट, ठीक है। जो इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको आप जानिए, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर देखिए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से कौन लड़ रहा है, ठीक है। और वहाँ जाकर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, और आप चेक कर लीजिए कहीं आप भी किसी क्रिमिनल को इलेक्ट तो नहीं कर रहे हो, किसी क्रिमिनल को वोट तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत ये तो फिर वेस्ट जाएगी ना अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो किसी ने मर्डर किया हुआ है, किसी की हिस्ट्री मर्डर की है, रेप की है, और आप उसे वोट कर रहे हो, आप उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, और वो जाके पार्लियामेंट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, है ना, ये जनता के बारे में सोचेंगे, तो वो नहीं सोचेंगे। तो हमें ये तो देखना होगा ना कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या जैसे हम चुन रहे हैं वो कैसा है। क्यों? क्योंकि उसे हम चुन रहे हैं, उसे हम अपना राजा बना रहे हैं, वो हम पर कल को राज करेगा, और एक गलती ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। जो हम पर राज करेगा उसे बहुत ही सोच समझ कर चुनना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। अब हम जिस ऐप की बात कर रहे थे उसको हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। वेट, ये ऐप है KYC। यहाँ पे देखिए KYC, नो योर कैंडिडेट, ठीक है। प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आपका कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, 7,302 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन निकल कर आए हैं, पहला है विव कैंडिडेट्स नॉट हैविंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, सेकंड है विव कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे जिनका कुछ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए एक लंबी लिस्ट आ गई है, ठीक। किसी को भी ओपन कर लेते हैं, चलिए इनको ओपन कर देते हैं। हर्षवर्धन दादा, ओके, प्रोफाइल खुलकर आ गई इनकी, इंडिपेंडेंट है ये, किसी पार्टी से नहीं है, एज 46 है, मेल है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे विव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे। चलिए ये पेज आपका ओपन होकर आ गया है यहाँ से। हाँ ठीक है, ये थर्ड पेज है, थर्ड पेज पे जाइए। एक ऑप्शन है डी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कितने सारे ऑफेंसेस कर रखे हैं। पहला एट्रोसिटी, सेकंड गैदरिंग, थर्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, फोर्थ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, फिफ्थ असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिक्स गैदरिंग, सेवेंथ डिफेमेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑफेंसेस किए हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो वो देख लेते हैं ना। हो सकता है ना कई बार होता है कि पता नहीं इन्होंने किया भी है या जस्ट ऐसे बता दिया गया, तो देख लेते हैं चार्जेस किस पे फ्रेम हुए हैं, चार्जशीट किस पे फ्रेम हो चुकी है। तो थर्ड वाला ऑप्शन है, उसके नीचे देखिए ई ऑप्शन में चार्जेस दिया हुआ है, तो थर्ड में यस लिखा हुआ है। थर्ड कौन सा था, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, मतलब ये इस पे चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं, तो ये इन्होंने किया है, श्योर है। फिफ्थ है, फिफ्थ में यस लिखा हुआ है। फिफ्थ कौन सा है, असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी कर रखा है। अब सोच कर देखिए, आपने अपने वोटिंग राइट का सही से इस्तेमाल नहीं किया, आपने जिसको पाया उसको चुन लिया, और कल को आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए और ये MP बनकर आ गए, और आपके ही सर पर इन्होंने बंदूक तान दी, आप क्या करोगे? मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा करें, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको सोच समझ कर किसी पर्सन को चुनना चाहिए। वोटिंग राइट एक बहुत बड़ा राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत भरोसा किया है हम पे, तो प्लीज उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। एक तो वोट करना जरूरी है, दूसरा उस वोटिंग राइट को अच्छे से इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे हाथ में, तो सोच समझ कर कि किस पे क्या चार्जेस हैं, किसको हमें वोट करना चाहिए, किसको नहीं वोट करना चाहिए, किस कैंडिडेट को हम चुन कर ला रहे हैं, क्योंकि जिसको हम इसलिए चुन रहे हैं ताकि वो हम पर राज कर सके, वो मेक श्योर करिए कि वो अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि एक डिसीजन आपका आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। किसी ऐसे पर्सन को चुन लेना जो कल को जाके किसी का मर्डर कर दे, या कल को आप ही के सर पे गोली तान दे, बंदूक तान दे, तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो सोच समझ कर फैसला लीजिए, ओके। चलिए
अब जो 13th फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इंडिया जैसी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, फेडरल कहने का मतलब है कि यहाँ ड्यूअल पॉलिटी है। फेडरल का मैंने मतलब बताया था, डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब है कि यहाँ पे पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्यूअल पॉलिटी है, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे पीएम काम कर रहे हैं तो स्टेट लेवल पे सीएम काम कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके बावजूद भी इंडिया में सिटीजनशिप सिंगल है। ठीक है, हम केवल भारतीय हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप यूपी में रह रहे हो, आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ भारतीय हैं, आप सिर्फ इंडियन हैं। ओके, यूएसए का कॉन्सेप्ट चेंज है। यूएसए में क्या है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए का मैंने बताया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे टोटल 50 स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट्स एक साथ होकर एक संघ बना लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिए। तो यहाँ पे इस स्टेट में रहने वाला पर्सन इसकी भी सिटीजनशिप लिया होगा और यूएसए की भी लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप वर्क करती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वर्क करती है, हम केवल भारतीय हैं। ठीक है, अब जो इंडिया है, इंडिया में मैंने बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ भारतीय हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के सिटीजन्स के पास सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। आप किसी भी स्टेट के हो, आपके पास पॉलिटिकल और सिविल राइट्स सेम होंगे। पॉलिटिकल राइट्स का कहने का मतलब है कि जितना महाराष्ट्र के पर्सन के पास राइट है एक इलेक्शन में खड़े होने का या एक एमपी बनने का, उस सेम राइट यूपी के पर्सन के पास भी है। ठीक है, आप कहीं के भी रहने वाले हो लेकिन आपके पॉलिटिकल राइट्स सेम हैं। सिविल राइट्स का मतलब है कि जो सोशल लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो महाराष्ट्र के पर्सन के साथ भी नहीं हो सकता है, यूपी के पर्सन के साथ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेम सिविल राइट्स होंगे, सेम पॉलिटिकल राइट्स होंगे। आपके पास जितना अधिकार है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, उतना ही अधिकार दूसरे स्टेट्स के लोगों के पास भी है। आपको जितना डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है उतना ही दूसरे लोगों के पास भी राइट्स हैं कि उनको भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कुछ लेवल्स पे। ठीक है, देखो इतना सब हुआ, सिंगल सिटीजनशिप दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। उन्होंने बहुत कुछ सोचा था। उन्होंने सोचा था कि हम एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो, जो इंटीग्रेटेड हो, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसमें यूनिटी हो। बट क्या ऐसा हो पाया? क्या क्या कमियाँ रह गई? हम बहुत जगह देखते हैं कि कम्युनल राइट्स होते रहते हैं। ठीक है, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लोग जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है कि नहीं ये हमारे गॉड है, कोई कह रहा नहीं ये हमारे अल्लाह है। ठीक है, सबको पता है कि एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है जिसने सबको बनाया है, सब एक माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं। ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, है ना। ये अमीर है, कुछ अमीर तो गरीबों को इस नज़र से देखते हैं जैसे उन्होंने पाप कर रखा हो धरती पर आकर। ठीक है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं, कास्ट वोट्स चलती रहती है। ब्राह्मण हैं, ये वर्मा हैं, ये SC ST हैं। ठीक है, ये SC ST है तो ब्राह्मण को इसके पैर नहीं छूने चाहिए, वो कितना भी बड़ा हो। ये किसी और कास्ट का है तो इसको ये अगर घर आए तो इसको चेयर पे नहीं बिठाना, इसको ज़मीन पे बिठाना है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वोट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप भी घर पे अपने नोटिस करिएगा कि कोई लोअर कास्ट का अगर आ रहा है तो क्या उससे ज़मीन पे बिठाया जा रहा है या उसे चेयर दी जा रही है। ठीक है, तो अभी भी कास्ट वोट्स होते हैं और ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। पता नहीं किस टाइप का दिमाग है कि लोग जागरूक होते हुए भी एक्शंस नहीं ले पाते। और जागरूकता किस काम की अगर आप एक्शंस ही नहीं ले सकते हो, है ना। कोई काम की नहीं है ना जागरूकता आपकी। आपने सिर्फ किताबें पढ़ रखी हैं, आप सिर्फ किताबों से अवेयर हो गए, आप रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप में किस बात की हिम्मत, है ना। असली अवेयरनेस तो वही होती है ना, असली एजुकेशन तो वही होती है ना, तो सोसाइटी को चेंज कर सके, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सके, तब तो बात बनेगी। वरना कोई मतलब नहीं आपकी पढ़ाई लिखाई का, डिग्रियाँ तो बहुत लोग लेते हैं। ठीक है, तो कास्ट वॉर्स देखने को मिलते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासेस होते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासेस में जैसे ये हिंदी बोलता है, इसको इंग्लिश नहीं आती, अरे रे इसको इंग्लिश ही नहीं आती, है ना। उतनी बुरी नज़र से उसको देखा जाएगा कि जैसे पता नहीं इसने कौन सा पाप किया हो। ये हिंदी का इंसान है, इसको हिंदी आती है, इससे दूर रहो, है ना, दूरियाँ बना कर रखो इसे। तो लिंग्विस्टिक वॉर्स भी चलते रहते हैं। ये इसको कन्नड़ आती है, इसको मलयालम नहीं आती है, तो
ये चीज़ें भी हम देखते हैं। एथनिक डिस्प्यूट्स, एथनिक का मतलब है यहाँ पे जो सेम वंश समझते हो ना, डिसेंट, ठीक है, सेम वंश क्रम उनका चला आ रहा हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मणिपुर में देखने को मिला। अभी जो रिसेंट में मणिपुर में वायलेंस हुआ, इसमें क्या था, दो एथनिक बैकग्राउंड के लोग थे, एक माइटी और एक कुकी, ठीक है। इन दोनों के बीच में इतना भयंकर डिस्प्यूट था कि आपस में लड़ने के लिए इन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया। जस्ट थिंक कि आप इतना इन चीज़ों में फंसे हुए हो कि आप इस एथनिसिटी के हो, आप इस कास्ट के हो, आप इस क्लास के हो, आप इस रिलीजन के हो, आपके लिए सिर्फ यही मैटर कर रहा है। आपके लिए ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप इंसान हो, है ना। ये सब आपको याद रहा, बट आपको ये याद नहीं रहा कि आप एक इंसान हो। इंसानियत आपने पूरी तरह से धोकर पी ली, है ना। वही होता है ना कि पता नहीं, मुझे ये बोलते हुए भी बहुत गुस्सा सा आ रहा है, क्योंकि ये इंसानियत के नाम पे ये इवेंट एक गब्बा था। ये सब हो जाना इंडिया जैसी कंट्री में बहुत शर्म की बात है। वेस्ट है हमारी पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो एथनिक डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने इतने सपने देखे थे कि हम ऐसा इंडिया बनाएंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए थे उन्होंने एक एक दिन को यूटिलाइज़ करके कि नहीं ये डिस्कस करना है। जो इंडिया जैसी जो कंट्री है ना, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इस रिलीजन का लोग इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, इतनी कास्ट के लोग रहते हैं, इतनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर संविधान बनाना चाहिए ताकि आगे चलकर कुछ भी गड़बड़ ना हो। जो हमारा देश हो वो बहुत सुंदर है ना, और सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं है, आंतरिक हो। बट क्या वो पूरा हो पाया? इनका सपना पूरा हो पाया? इनकी मेहनत वेस्ट नहीं गई? कुछ नहीं हो पाया। ना तो इंडिया यूनाइटेड है और ना ही इंटीग्रेटेड है। कोई भी आता है पॉलिटिक्स के नाम पर हमें लड़ा कर चला जाता है कि आप इस रिलीजन के हो, आप इस रिलीजन से हो। हम फालतू बैठे होते हैं, एक ट्वीट जाता है ट्विटर पे और सब चले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। एक फेसबुक पे कमेंट जाता है, सब वहाँ जाके कमेंट कर रहे होते हैं। आपके पास कोई काम नहीं है। मतलब मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ खुद सोच कर देखो ना, ये गलत नहीं है। हम मशीन बनकर रह गए, जो चाहे जैसे चाहे हमें वैसे घुमा सकता है। अपना दिमाग तो हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इस्तेमाल करिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि बहुत सपने संजोए थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था। ये आज के नेता नहीं थे जो सिर्फ राजनीति के नाम पे लड़वाते रहते हैं। इन्हें सच में एक ऐसा इंडिया चाहिए था जो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हो। तो कोशिश करिए उनका सपना पूरा हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।